हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। करंट अफेयर की जो क्लासेस का शेड्यूल है वो सैटरडे और संडे में रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही हैं। गाइस, मेरे गले में कुछ इशू है, इसलिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2020 में एक फेमस इनकाउंटर हुआ था, गैंगस्टर विकास दुबे। तो ये मामला तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके लिए जिस आयोग का गठन किया गया था और इसको क्रॉस चेक करने के लिए जो बदलाव किए गए थे उनको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बस यही है कि अगर पूछ लेता है आपसे कि शशिकांत अग्रवाल आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो विकास दुबे मामला जो हुआ था उसकी जांच के लिए, या ये किससे रिलेटेड है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो स्टार्टअप नीति है, तो आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे कितनी सारी नीतियों को लाया गया था। उसी में एक ये थी कि जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। ये जो मंजूरी दी गई थी, इसके अंदर जो कहा गया था वो ये था कि इस स्टार्टअप नीति के अंतर्गत प्रदेश को देश के शीर्ष 3 स्टार्टअप अनुकूल राज्यों में शामिल करना है। मतलब स्टार्टअप नीति के अंतर्गत ये जो हमारी पॉलिसी है उसमें 3 स्टार्टअप राज्यों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स बनाए जाएंगे। कहाँ पर? प्रदेश में। ठीक, इंक्यूबेटर्स बनाए जाएंगे तथा राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इंक्यूबेटर्स की स्थापना करना है। राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के लिए माहौल बनाना है कि हम 10,000 स्टार्टअप को तैयार कर सकें। 100 इंक्यूबेटर्स प्रदेश लेवल पर और राज्यों के प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इंक्यूबेटर्स की स्थापना कर सकें। तो अगर पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को जो मंजूरी दी गई है उसमें कौन कौन से की पॉइंट हैं, तो इसका जो की पॉइंट होगा, प्रदेश पे 100 इंक्यूबेटर्स बनाने हैं, राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इंक्यूबेटर्स की स्थापना करनी है और राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं कि ये जो नीति है ये 5 साल के लिए लागू होगी, यानी 20 में बनाई गई है, 25 तक रहेगी। इस नीति के तहत भारत के सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। यूपी पीसेस पॉइंट जो प्री का एग्ज़ाम होगा आप में, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो स्टार्टअप नीति ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, दूसरा इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो लखनऊ में की जा रही है। कितने इंक्यूबेटर्स पूरे प्रदेश में लगाने हैं, पूरे राज्य में 100 लगाने हैं। एक कम से कम हर जिले में होगा, यानी हमारे 75 जिले हैं तो 75 वहाँ मतलब एक एक करके सब में लगाना है। 10,000 स्टार्टअप को और तैयार करना है। और क्या करना है, ये नीति जो है 5 सालों के लिए स्टार्ट की जाएगी। और स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस नीति के तहत भारत के सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारे पास पहली नीति है? नहीं। स्टार्टअप्स को यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत लाया गया है। ठीक है, हमारे पास पहले से क्या थी, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 की जो थी उसको रेफरेंस लेते हुए इसको लाया गया है, जो मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र के लिए है। इस नीति से प्रदेश में लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रोजगार कितना मिल रहा है उनको, 50,000, और परोक्ष रूप से जो उनको रोजगार दिया जाएगा उसकी संभावना मानी जा रही है 1 लाख व्यक्तियों को। सॉरी गाइस, ये 1 लाख नहीं है, 1,50,000 है। ठीक, यहाँ पर ये जो है ये 1,50,000 है।
सॉरी इसमें मेंशन नहीं है, आप लोग जो सुन रहे हैं उसमें कर लीजिएगा कि 1,50,000। ठीक, आगे चलते हैं। स्टार्टअप नीति को अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है स्टार्टअप नीति से क्वेश्चन पूछ ले। अब आता है नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना। नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना, तो ये नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना क्या है? जुलाई 2020 में इसको लाया गया है। इस योजना की शुरुआत कब से मान रहे हैं? 2020 से, जो अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये नीति किनके लिए लाई गई है? नवीन रोजगार क्षत्रिय नीति किस लिए लाई गई है? अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के विकास के लिए। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3,484 व्यक्तियों के खातों में 17 करोड़ 42 लाख रुपए ऑनलाइन दिए गए हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से। किस लिए लाई गई है? उनके वेलफेयर्स के लिए लाई गई है, डेवलपमेंट्स के लिए लाई गई है, उनको नए नए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लाई गई है। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना जो चल रही है हमारे वहाँ, उसके जो कम से कम 35,000 के आसपास लाभार्थी हैं, उनके अकाउंट में 17 करोड़ 42 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि ये किस लिए लाई गई है, ये योजना किससे संबंधित है। इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, ये सब इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं। पूछिएगा नहीं कौन कौन से ज़िले हैं, लेकिन योजना इम्पोर्टेंट है, किस लिए लाई गई है और किनके लिए लाई गई है। तो ये किस लिए लाई गई है, ये तो क्लियर है। लाभार्थी इस राशि का उपयोग दुकान, जनरेटर सेट, लॉन्ड्री, साइबर कैफ़े, टेलरीज, बैंकिंग, कॉरपोरेट, स्टेट हाउस, मतलब ऐसे जो इनके छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए इस पैसे को यूज़ करेगी और वेलफेयर डेवलपमेंट इनका किया जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक्स विनिर्माण नीति 2020। ये अगस्त महीने में लाई गई थी। इसकी घोषणा कब हुई थी? अगस्त महीने में हुई थी। राज्य को इलेक्ट्रिक सामान के उत्पादन का नया वैश्विक केंद्र बनाना है। मतलब जो हमारे वहाँ यूपी है उसको ऐसे डेवलप करना है कि वो इलेक्ट्रिक्स आइटम्स को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके और उसको ग्लोबल चेन से जोड़ना है। पहले 5 वर्षों में जो टारगेट रखा गया है इसका, वो ये है कि पहले 5 वर्षों में 40 करोड़ रुपए का निवेश किया जाए, मतलब निवेश आमंत्रित करें। ऐसे स्टार्टअप बनाए जहां पर 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, 4 लाख नौकरियां सृजित की जाएं। तो इसका लक्ष्य क्या है कि राज्य में 40,000 करोड़ रुपए को एफडीआई आए और उसमें 4 लाख नौकरियों जो है जॉब्स क्रिएट हो जाएं। निवेशकों को 15% की पूंजीगत सब्सिडी, मतलब कैपिटल सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 15%। 1 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी। अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर कोई निवेश कर रहा है तो अगर वो उसको जो कैपिटल सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 15%। कितनी दी जाएगी गाइस? 15%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, तो इसको समझ लीजिए। 15% किसके लिए है? जो लोग 1 करोड़ रुपए से कम निवेश करते हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए तक कर रहे हैं तो उनको 1 करोड़ 1 करोड़ तक कर रहे हैं तो उनको कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 15%। वहीं अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से अगर ज़्यादा का निवेश करते हैं तो उनको 10% की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें अधिसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है।
समझ रहे हैं? 5% का जो ये दे रहे हैं वार्षिक ब्याज सब्सिडी, यानी एनुअली इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी दे रहे हैं? 5% पर दे रहे हैं। अब आगे है कि क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय संतुलन मतलब समझ रहे हैं आप लोग? क्षेत्रीय संतुलन मतलब जो ये रीजनल इम्बैलेंस है उसको दूर करने के लिए बुंदेलखंड पूर्वांचल क्षेत्रों में, मतलब जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करने के लिए निवेशकों को भूमि की कीमत में 2 गुना सब्सिडी का प्रावधान है। मतलब अगर वो बुंदेलखंड पूर्वांचल आदि में अगर वो अपना कोई भी इकाई लगाते हैं, अच्छा ये जो है ना इंटीरियर में आते हैं, और जो पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ पर कोई भी जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करवाया जाए, डेवलपमेंट कैसे हो, वहाँ का वेलफेयर कैसे हो, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसके लिए कितने % सब्सिडी दे रहे हैं? 2 गुना सब्सिडी। यानी अगर कोई निवेशक बुंदेलखंड या पूर्वांचल में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर उसको 15% की कैपिटल सब्सिडी मिल रही है तो वो 30% की कर दी जाएगी, और अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके 10% की सब्सिडी ले रहा है तो वो 20% कर दी जाएगी। ठीक है गाइस? लेकिन ये जो 2 गुना करने वाला प्रावधान इक्वल नहीं है, कि ये सब जिलों में शामिल नहीं है। ये सिर्फ उन जिलों में होगा जहाँ पर आपके पिछड़े क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड और पूर्वांचल। नोएडा, ग्रेट नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में लाई गई थी। इसको भी लिख लीजिएगा कहीं आप लोग कि 2017 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति लाई गई थी वो कहाँ पे लाई गई थी? नोएडा, ग्रेट नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के लिए। और ये क्षेत्र क्या है? इस समय दुनिया में मोबाइल फ़ोन उत्पादक के सबसे प्रमुख केंद्रों में से शामिल है। आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष सुरक्षा बल गठित करने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, ये जो अभी सीए और एनआरसी का मामला चल रहा था, तो इसमें बहुत सारी हिंसक घटनाओं को देखा गया था, उसके लिए ये लाया गया है। ठीक है, ये सितंबर 2020 में मामला हुआ था कि उच्च न्यायालय, जिला अदालतों, प्रशासनिक कार्यालयों, भवन, मेट्रो, रेल, हवाई अड्डों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसको क्यों लाया गया था? कि जो हमारे हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं, भवन है, मेट्रो है, हवाई अड्डे हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इन सबको क्या एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कि कोई भी जाकर इनको हार्म ना पहुंचा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? एक विशेष सुरक्षा बल गठित किया है। इस विशेष बल में 9,919 कर्मी होंगे। कितने होंगे? 9,919। ठीक, क्या होंगे? कर्मी होंगे। पहले चरण में 5 बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? एडीजी रैंक का अधिकारी। पहले चरण में क्या होगा? इसके 5 बटालियन का गठन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? एडीजी रैंक का अधिकारी करेगा। और इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा? 1,747 करोड़ रुपए। ये जो डाटा है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने कर्मियों को लाभ मिलेगा, कितना इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन हाँ, पहले चरण में बटालियन कितनी है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले चरण में बटालियन है 5, उसकी अध्यक्षता एडीजी रैंक का अधिकारी करेगा। विशेष बल के गठन का प्रस्ताव पिछले साल दिसंबर में अदालत परिसरों में हिंसा की घटनाओं के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर लाया गया। ठीक है गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा कि ये सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल का गठन क्यों किया गया
और इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि विशेष सुरक्षा बल तो एक ऐसा शब्द है कि आप कहीं से भी उसको रिलेट कर सकते हैं फोर्स से। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हार्म ना हो उसके लिए लाया गया है। आगे बढ़े। महिला हेल्प डेस्क। अक्टूबर के महीने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का आदेश दिया गया था, जिसको तत्काल प्रभाव से लागू करना था, मतलब इसको एक इमरजेंसी के रूप में तुरंत लागू करना था। महिलाओं इसमें जो था कि इसमें जो महिला पुलिस है वो स्टेशन में पुरुष पुलिस के साथ अपनी शिकायतें दर्ज कराने में संकोच करती हैं। मतलब ऐसा कहता है कि अगर कोई महिला जाएगी, वुमेन जाएगी, तो शायद वो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करके किसी मेल को ना बता पाए, इसलिए यहाँ पर महिला पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे जिससे वो उनकी हेल्प कर सकें। इसके लिए उन्होंने चौराहों पर गुलाबी बूथ की स्थापना की है। लखनऊ में आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में भी प्रमुख क्रॉसिंग पर महिला पुलिस तैनात भी की गई हैं। और इसमें है कि जो देर रात में महिलाएं लौटती हैं या कोई ऑफिस में किसी के साथ कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई केस हो जाता है, तो उसके लिए इसका गठन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं विंध्याचल में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, ये नवंबर में आई थी। इसका उद्घाटन जो है कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है उसमें 2,995 गांवों के सभी घरों में जल नल कनेक्शन पहुंचेंगे और इसमें जिले की करीब 42 लाख की आबादी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, आबादी कितनी होगी? 42 लाख के आसपास। गांवों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों या पानी समितियों का गठन किया जाएगा, जिसके परिचालन मतलब जिसके रेगुलेशन और रख रखाव मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। कौन करेगा? गांव में जो वहाँ के जो अपने होते हैं वही लोग करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 5555 मतलब 4 टाइम 5.38 करोड़ रुपए है। परियोजनाओं को 24 महीनों में पूरा करने की योजना है। अब कुछ नहीं, लेकिन ये याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर शुरू की गई है। तो मिर्जापुर और सोनभद्र के जिलों में की गई है। अमाउंट कितना है? आर आ रहा है तो मे बी है कि वहाँ पर पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो ये 555 है, 0.38 करोड़। कितना है? ठीक है, 4 टाइम 5.38 करोड़। ये आर में पूछ सकते हैं। लेकिन परियोजनाओं को 24 महीने में पूरा करने की योजना है, यानी 2 साल में। 20 में चालू की गई है और 21 और 22 तक इसको पूरा करने की योजना है। अब ये क्वेश्चन यहीं से निकल सकता है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना कितने साल में पूरी की जाएगी? 3, 2, 5, 4, तो 2 साल में, क्योंकि 24 महीना मेंशन है। आगे चलते हैं। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश। इसको मंजूरी मिली है नवंबर 2020 में। इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध धोखाधड़ी करके, शादी के नाम पर लालच देकर किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन अगर करवाया जाता है तो उसे 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 से 1.5 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक, यानी अगर किसी का धोखाधड़ी से परिवर्तन करवा दिया जाए, शादी के नाम पे करवा दिया जाए, कोई लालच दे के करवा दिया जाए,
कोई और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं कि जिसके आधार पर अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और वो व्यक्ति बाद में एक्सेप्ट कर लेता है, उसको ये मानना पड़ेगा कि हाँ ज़बरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाया गया है, तो जिसने करवाया होगा उसको 15,000 रुपये जुर्माने के तौर पर और सज़ा 1 से 1.5 साल की हो सकती है। अगर महिला अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति समाज से आती, मतलब अगर SC ST का मामला होता है, किसी को मैनिपुलेट करा जाता है, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, शादी के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है, और अगर वो महिला SC ST से आती है तो ऐसे में कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सज़ा है। कितनी सज़ा है? नॉर्मल कंडीशन में 15,000 रुपये की जुर्माना और 1.5 साल की सज़ा। वहीं पर अगर महिला SC ST से आती है तो 3 साल और अधिकतम 10 साल, और जुर्माना कितना है? 25,000 रुपये का। ठीक। सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले में भी कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना है। अब देख रहे हैं कि क्राइटेरिया कैसे चेंज हो रहा है, और धर्म का मामला यूपी में बहुत अच्छे से चलता है, यहाँ पे धर्म की ही राजनीति होती है। तो आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि नॉर्मल वर्ग से, जैसे कि मान लो SC ST वर्ग से नहीं आ रही है, 15,000 रुपये जुर्माना, 1.5 साल की सज़ा। SC ST वर्ग से अगर आती है तो 3 साल से 10 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना। और अगर सामूहिक तौर पर अगर कम्युनिटी में अगर रिलीजन चेंज करवाया जाता है तो उसमें 3 से 10 साल की सज़ा के साथ 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ये गाइडलाइंस है इसकी, आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर एक इसमें कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, अगर हम खुद चाहते हैं कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर लें, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। उसके बाद ही हम जो है धर्म परिवर्तन कर पाएंगे। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए, उनके नॉलेज में होना चाहिए, उनको जाकर हमें बताना है कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उल्लंघन किए जाने पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो 2 माह और अधिकतम 3 साल की हमें सज़ा हो सकती है और 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। नगर पालिका बॉन्ड, तो ये किसने जारी किया है? नगर पालिका बॉन्ड, इसको जो है BSE में सूचीबद्ध करवा दिया गया है। ठीक, तो लखनऊ नगर निगम का नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया था। इसकी लिस्टिंग कहाँ की गई है? BSE में। आप लोगों को पता होगा कि ये शेयर मार्केट की संस्था है। लखनऊ नगर निगम की ओर से जारी किए गए 200 करोड़ रुपए मूल्य वाले नगर पालिका बॉन्ड को दिसंबर 2020 में BSE में सूचीबद्ध किया गया है। अब लखनऊ जो है देश का नवा शहर बन गया है जो नगर पालिका बॉन्ड जारी करेगा। लखनऊ देश में नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला नवा शहर है। ठीक, इसे भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत मिशन, अटल नवीकरणी और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत प्रोत्साहन दिया गया है। अगर ये पूछा जाए कि इसको प्रोत्साहन किसके तहत दिया गया है, तो अटल। ठीक है, हमारा वहाँ क्या, सॉरी अटल नहीं, ये है अमृत। अमृत हमारे वहाँ मिशन चलता है, अटल नवीकरणी और शहरी परिवर्तन मिशन। तो इसके तहत इसको क्या दिया गया है? प्रोत्साहन दिया गया है कि ये आगे आए, अपना बॉन्ड जारी करें। बॉन्ड जारी करने से नगर पालिका में जो बॉन्ड जारी किए जाएंगे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है, डेवलपमेंट वेलफेयर के काम में वो पैसा यूज़ किया जा सकता है। ऐसा करने वाला जो लखनऊ है वो देश का नवा शहर है। तो ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये नवा है और दूसरा लखनऊ नगर पालिका में है। ठीक,
नगर निगम का बाउंड है। बाउंड के जारी होने से लखनऊ नगर निगम को अपने ब्याज भार में सब्सिडी देने के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। मतलब ब्याज इंटरेस्ट भार में सब्सिडी देने के लिए कितना मिलेगा? 26 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। यह अग्रिम प्रोत्साहन राशि नगर निगम पर ब्याज के बोझ को 2% तक कम करने में सहायक है। कितना कम करेगा? 2% कम करेगा। ठीक है गाइस, कितना कम करेगा? 2%। 26 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। मतलब अभी मैंने बोला ना कि अगर हम बाउंड जारी करते हैं तो इनको पैसा मिलेगा। अगर नगर पालिका जो है बाउंड जारी करेगी तो इन जो बाउंड खरीद रहा है वो सब इनको पैसा देगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये पैसा जो बाउंड का आएगा वो नगर पालिका में 26 करोड़ रुपए, कितना? 26 करोड़ रुपए, 26 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। तो कितने परसेंट उसका जो ब्याज है, मतलब जो उसकी उधारी है, वो कितने परसेंट तक कम हो जाएगी? 2% तक। ठीक है, ब्याज के बोझ को 2% तक कम कर देगा। लखनऊ नगर निगम पहला नगर पालिका बाउंड सफलतापूर्वक जारी किया था। कब किया था? 13 नवंबर 2020 को। गाइज ये वाली जो डेट है ये आप लोग याद कर लिएगा RO के लिए कि नगर निगम ने पहला अपना कब जारी किया था? तो 13 नवंबर 2020 को। आई होप कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते होंगे तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। इम्पॉर्टेंट डेटा है, इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप लोग डेटा जो है अच्छे से पढ़ते चलिए और कहीं ना कहीं नोट करते चलिए। लखनऊ नगर निगम ने 13 नवंबर 2020 को अपना पहला नगरपालिका बाउंड जारी किया था। कितने परसेंट इसके ब्याज में कमी आएगी? 2% आएगी। टोटल राशि इसको मिलने का अंदाजा कितना है कि अगर नगरपालिका ने अपने बाउंड जारी किए तो इनको कुल पैसा कितना मिल जाएगा? 26 करोड़। आगे चलें। वरासत अभियान। वरासत अभियान क्यों शुरू किया गया है, किनके लिए शुरू किया गया है, ये देख लीजिए। दिसंबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े विवादों पर काबू पाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी और लैंड को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके विवादों जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, जो कंटिन्यूअस बने रहते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या लाया गया था? वरासत अभियान। अच्छा, आप लोग देखिएगा कि जो वरासत अभियान है इसको आप लोग डायरेक्ट विरासत से कनेक्ट करके कल्चर में ना ले जाएं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये वरासत है और ये किससे जुड़ा हुआ है? प्रॉपर्टी और लैंड से। किनकी प्रॉपर्टी और लैंड से जुड़ा हुआ है? ग्रामीण क्षेत्रों में। वहाँ पे प्रॉपर्टी और लैंड के होने वाले जो भी विवाद हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वरासत अभियान लाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि संपत्ति और जमीन और संपत्ति की वरासत के नाम पर जो लोगों का शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके। जैसे जमींदार वाली कहानी आपने सुनी होंगी, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरह से जो जमींदार होते थे, किस तरह से जो ग्रामीणों की जो ज़मीन होती थी, जो ऊंचे जमींदार होते थे, कैसे उनका शोषण करते थे, उनसे ले लेते थे। तो उन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए वरासत अभियान लाया गया है। प्रदेश में निर्वादित उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराने के लिए प्रदेश के समस्त ग्रामों में यह अभियान शुरू किया गया है। खतौनी क्या होता है? ये खतौनी, सॉरी मुझे इसका मेन मामला है कि इनमें जो खतौनियों में इनको दर्ज करवाना है जिससे उनको लीगल राइट मिल सके। क्योंकि खतौनी आपको पता है एक डॉक्यूमेंट होता है, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट होता है। अभी आपने देखा होगा कि NRC, CA और जो
वनवासी वाला जो मामला चल रहा था वो इसीलिए चल रहा था कि वो जाएं डीएम से लिखवा के लेकर आए, अधिकारी आएगा किस तरह से वनवासियों की वहाँ पे नागरिकता बताएगा कि ये लोग इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इनको यहाँ पे रहने जाना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं सबको रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यह पहला अभियान है। ये याद रखिएगा कि ये पहला अभियान है, ठीक है, ये पहला अभियान है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए। इसमें लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा होगी, मतलब इसमें जो जाएगा वो अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। वरासत में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई भी जाए, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अपना ये काम कर सकता है। और यह अभियान जो है 15 फरवरी 2021 तक संचालित किया जाएगा। ये कब तक चलेगा? दिसंबर में लाया गया था, 2 महीने के लिए चलेगा, ये याद कर लेना। 2021 तक चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। थारू जनजाति, इनके बारे में अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2020 में थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए यह योजना शुरू की है कि किस तरह से जो थारू जनजाति है उनके कल्चर को प्रोटेक्शन दिया जा सके। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं। थारू जनजाति गांवों के को पलटियन मानचित्र पर लाना, रोजगार सृजन करना और क्षेत्र में जनजातीय आबादी को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना। इसका उद्देश्य है कि जो थारू जनजाति के गांव हैं वहाँ पे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाना, जिससे वो एक मानचित्र पर आ जाएं, लोग उनके वहाँ जाएं, टूरिस्ट बढ़े, टूरिस्ट से इनकम बढ़े, वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, वहाँ पर जो है क्षेत्रीय जनजातीय आबादी की आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब उनको जो है फ्रीडम मिल सके किन्हीं और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का, क्योंकि अभी जो उनके पास सोर्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, जॉब्स होती नहीं है। तो उनका जो वेलफेयर करना है उसके लिए ये सरकार चाहती है कि जो थारू जनजाति के गांव हो उनको मैप में लिया है और लोग उनके बारे में जाने, वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो और वहाँ पे इकोनॉमिकल फ्रीडम मिले, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, आपको पता होगा जब लोग मैप देखेंगे तो ऊपर की साइड में ये सारे ज़िले आपके पड़ते हैं, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, और ये जनजातियाँ यहीं पर पाई जाती हैं। यहाँ पर इनके गांव हैं। थारू जनजाति लोगों के गांवों को उत्तर प्रदेश वन विभाग की होम स्टे योजना, सॉरी ये है होम स्टे योजना। इनको क्या करना है? होम स्टे योजना से जोड़ना है। होम स्टे, अब यही पूछ ले कि होम स्टे योजना क्या है, तो होम स्टे योजना जो है आपकी होम स्टे योजना क्या है? होम स्टे योजना वन विभाग की है और इस योजना से थारू जनजातियों को जोड़ना है। होम स्टे योजना किसकी है? वन विभाग की है। ठीक, अगर होम स्टे योजना पूछ ले तो ये उत्तर प्रदेश वन विभाग की योजना है और बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत में जो थारू जनजातियां रहती हैं उससे इनको जोड़ना है। जनजाति लोगों के जो प्राकृतिक आवास हैं, एक मिनट गाइस, सरकार का मानना है कि जो हम यहाँ पे पर्यटन को बढ़ाएंगे, वहाँ पे जो पर्यटक जाएंगे, मतलब जो यात्री जाएंगे वहाँ पे, जो घूमने जाएंगे, जो टूरिस्ट लोग जाएंगे, वो वहाँ के जो आवास होंगे वहाँ पे रहने का अनुभव लेंगे, क्योंकि उनके घर थोड़े अलग तरह से बनाए जाते हैं। वहाँ पर घास से बनाए हुए घर और झोपड़ियाँ देखने को मिलती हैं।
उनके खाने में उनके कल्चर में जो डिफरेंस आता है वो काफ़ी अच्छा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए डिफरेंस सा कल्चर है थारू जनजाति का। तो इससे जब लोग जाएंगे वहाँ पे तो उनको कुछ पैसे देंगे जिससे उनका वेलफेयर होगा। तो वहाँ पे जो है टूरिस्ट प्लेस के रूप में इनको डेवलप करने की योजना बनाई जा रही है। अच्छा, थारू जनजाति जो है ये जनजाति कहाँ पर मिलते हैं, तो ये शिवालिक या उसके निचले भाग में स्थित तराई क्षेत्रों से संबंधित है। कल ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने शिवालिक और शिवालिक के नीचे जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो हम लोगों ने लोकेशन वाइज से देखा था कि कहाँ से शिवालिक खत्म हो रहा है और कहाँ से मैदान शुरू हो रहा है। तो जहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र या तराई क्षेत्र स्टार्ट होगा वहीं पे ये लोग रह रहे हैं। इनमें ज़्यादातर वनवासी हैं और वनवासी कानून हमारे वहाँ है, वो जो हम लोग इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और कुछ कृषि कार्य करते हैं। तो वो जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है, तो वहाँ पे वन और एग्रीकल्चर हमारे पास अच्छा ऑप्शन होता है। और ये वहाँ की जो जनजाति है ये उसी में इन्वॉल्व रहती है। तो थारू शब्द का अर्थ है थेरवाद, बौद्ध धर्म के अनुयायी। अच्छा, थारू शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? थेरवाद, थेरवाद मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी। ये किनके फॉलोवर्स हैं? बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स हैं। ठीक। थेरवाद, थेरवाद मतलब क्या हुआ? बौद्ध धर्म के अनुयायी। फॉलोवर्स किसके हैं? बौद्ध धर्म के। इतना क्लियर है गाइस? अब आगे चलते हैं। थारू जनजाति लोग जो हैं नेपाल और भारत दोनों देशों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये वो जो बेल्ट हमारी लग रही है ना तराई क्षेत्र वाली, जब हम लोग मैपिंग करेंगे अभी ज्योग्राफी में तो देखेंगे कि नेपाल और भारत की जो सीमा के क्षेत्र है वहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। थारू जनजाति के लोग बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि ये उनका मूल स्थान होगा और ये यहाँ पे रहेंगे। और नेपाल सीमा बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इनकी भाषा क्या है? ये जो भाषा बोलते हैं वो इंडो आर्य उपसमूह की और उर्दू, हिंदी और अवधी से संबंधित है। अच्छा, हमारे वहाँ उर्दू, हिंदी, अवधी तीनों चलती हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम में हैं। लेकिन जो थारू जनजाति हैं, जो वनवासी हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो क्या है? उनकी भाषा क्या है? बाकी तो सब सेम है, लेकिन ये वाली इंडो आर्यन, आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन उप समूह की भाषा है ये। ठीक, इनकी भाषा हो गई। आगे आई होप कि आप लोगों को इतना ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। कानपुर में होगा। हाँ, ये भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कानपुर में। कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। यह कानपुर के रमाईपुर गांव में स्थापित होगा। चमड़ा पार्क में 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन, कितना है बता रहे हैं? 20 लीटर, सॉरी गाइस, कितना है ये? 20, एक मिनट, 20 मिलियन लीटर है पर डे। ठीक, पर डे कितना होगा? 20 मिलियन प्रतिदिन की क्षमता का एक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र लगाया जाएगा, जिससे गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो ये किस लिए लगाया जाएगा? 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र लगाया जाएगा, जिससे गंगा नदी को दूषित होने से बचाया जा सके। चमड़ा पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? कानपुर के रमईपुर में। चमड़ा पार्क की स्थापना से कानपुर शहर के 10 बड़े चमड़ा विनिर्माण राज्यों के बीच अपनी स्थिति को मजबूती करने में सक्षम होगा। ठीक है, अब कानपुर शहर के जो 10 बड़े चमड़ा विनिर्माण राज्य हैं उनको ये क्या देगा? मजबूती प्रदान करेगा। 150 से अधिक चर्म शोधन
शाला वो होती है जहाँ पे उसकी टैनिंग की जाती है, ठीक है। तो 150 से अधिक ये बनाए जाएंगे। चमड़े से बने जूते, पर्स, जैकेट से लेकर अन्य प्रकार की चीजें बनाई जाएंगी। पार्क में बताया जा रहा है कि 50,000 लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से दिया जाएगा और परोक्ष रूप से रोजगार 1 लाख से 50,000 तक रोजगार सृजन किया जाएगा। आगे चलते हैं गाइस। भारत का चमड़ा पार्क कहाँ बन रहा है? कानपुर में बन रहा है, याद रखिएगा। क्षमता कितनी है? 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता है, जिससे जल को मतलब जिससे अपशिष्ट जल को गंगा में जाने से रोका जा सके और गंगा की स्वच्छता बनी रहे। महाराजा सुहेलदेव स्मारक, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे, किस शासक में थे, ठीक है। तो फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी गई है। समझ रहे हैं किसकी आधारशिला रखी गई है? सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ झील के विकास के लिए। सुहेलदेव जो है श्रावस्ती, आप लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में, श्रावस्ती। श्रावस्ती सुना होगा, महाजनपद में, वर्तमान में उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ के राजा थे? उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये राजा थे सुहेलदेव। महाजनपद में बात करें तो इनका क्षेत्र श्रावस्ती लगता था, जो आज वर्तमान में उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इनका सुहेलदेव को सन 133 में बहराइच में चित्तौड़ झील के तट पर हुए एक प्रसिद्ध युद्ध में महमूद गजनवी के भतीजे और गजनवी जनरल गाजी सैयद सलार मसूद को हराने और मारने के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? जो सुहेलदेव थे, इन्होंने एक मिनट गाइस, 1033 की अगर बात करें तो हिस्ट्री जिसने पढ़ा है उनको पता होगा कि उस समय मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे और मोहम्मद गजनवी का जो जनरल था गाजी सैयद सलार मसूद, कौन था? गाजी सैयद सलार मसूद, ठीक है। गाजी सैयद सलार मसूद को इन्होंने हराया था चित्तौड़ झील के तट पर, इसीलिए ये जाने जाते हैं। अब अगर कोई पूछ ले कि सुहेलदेव ने इनको कब हराया था? 133 में। चित्तौड़ झील कहाँ पर है? बहराइच में है। या डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ना पूछे तो यही पूछ ले कि गाजी सैयद सलार मसूद को किसने हराया था चित्तौड़ झील पर? तो सुहेलदेव ने हराया था। सुहेलदेव ने किसको हराया था? तो गाजी सैयद सलार मसूद को हराया था। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सुहेलदेव ने गाजी सैयद सलार मसूद को कहाँ पे हराया था? तो चित्तौड़ झील पे हराया था। ये सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक वेदांत मीरात ए मसूदी। क्या है मीरात ए मसूदी? मीरात ए मसूदी, ठीक है। मीरात ए मसूदी एक ये फारसी ऐतिहासिक वेदांत है, एक साक्ष्य है ऐसा जहाँ पर ये हमें पता चलता है कि राजा सुहेलदेव थे कहीं पर। तो इनका जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मीरात ए
मसूदी में किसका उल्लेख दिया हुआ है? तो सुहेल देव का। या सुहेल देव के बारे में हमें किस साक्ष्य से पता चलता है? तो वो कौन सा साक्ष्य होगा? मीरात मसूदी। अब मीरात मसूदी सलार मसूदी की जीवनी है। मीरात मसूदी क्या है? सलार मसूद की जीवनी है। और सलार मसूद कौन था? जिसको सुहेल देव ने चित्तौड़ झील के तट पर हराया था। जो किसका वो था? गजनवी जर्नल। जर्नल किसका था? वो मोहम्मद गजनवी का। ठीक है। जो मुगल सम्राट जहांगीर 1605 से 1627 के शासनकाल के दौरान अब्द उर रहमान चिश्ती द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि मीरात ए मसूदी लिखी किसने थी? तो मीरात ए मसूदी लिखी थी मीरात ए मसूदी लिखी थी अब्द उर रहमान। अच्छा, ये हिस्ट्री में पूछ सकता है कि अब्द उर रहमान लिखी किसने थी? सॉरी, अब्दुर रहमान चिश्ती द्वारा लिखी गई थी। मीरात मसूदी या मीरात मसूदी किसने लिखी थी? अब्दुर रहमान में। ये पूछ सकता है कि मीरात मसूदी में किस शासक का जिक्र मिलता है? तो सुहेल देव का मिलता है। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब सोचिए, युद्ध हुआ था 1033 में और साक्ष्य हमें मिल रहा है 1605 में। तो क्या लिखा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतिहास हमारा इन्हीं साक्ष्यों पे चलता है, तो हम इसी को सही मानते हैं। किंवदंती के अनुसार सुहेल देव श्रीवास्ती के राजा मोरध्वज के सबसे बड़े पुत्र थे। राजगर समुदाय के सदस्य सुहेल देव को अपना नायक मानते थे। चित्तौड़ झील के तट पर महाराजा जनक के गुरु महर्षि अष्टवर्क का आश्रम था, जिस कारण इसे अष्टवर्क झील भी कहा जाता था। अब चित्तौड़ झील को अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि अष्टावर्क झील, मतलब पूछ ले कि चित्तौड़ झील को क्या कहा जाता, तो अष्टावर्क झील कहा जाता था। या अष्टावर्क झील को अब क्या किस नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़ झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज, ये इसका पूरा हिस्ट्री था। आप लोग अच्छे से एक बार वीडियो फिर से सुन लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। और नो डाउट अगर सुहेल देव स्मारक की बात आती है तो यहाँ से डेफिनेटली हिस्ट्री का क्वेश्चन निकलेगा। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मीरात मसूदी सलार मसूदी की जीवनी है, ये किस शासन के दौरान लिखी गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान में लिखी गई थी, अब्द उर रहमान चिश्ती के द्वारा। अब आगे चलते हैं हम लोग। जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, जेवर हवाई अड्डा जो है देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। इसमें 6 रनवे होंगे। इसमें कितने होंगे रनवे? इसमें रनवे होंगे 6, जो 2 पहले से प्रस्तावित थे और बाद में जो है 4 और जोड़े गए हैं। तो जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। बजट 2020-21 में में जेवर हवाई अड्डे के लिए 2,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ये वाला जो डेटा है ना, ये इस तरह का डेटा जो है उसमें देखने को मिलता है ROARO में। तो आप लोग अगर RO की तैयारी कर रहे हैं तो इस डेटा को देखते चलिएगा। जेवर हवाई अड्डा आधिकारिक तौर पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर कस्बे के पास प्रस्तावित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पास में, जो गौतम बुद्ध नगर में जेवर कस्बे के पास पड़ता है, वहाँ पर क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये प्राधिकरण है कौन सा? YEIDA। ठीक, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को जेवर हवाई अड्डे के लिए एजेंसी के रूप में लिया गया है।
ये वो एजेंसी है जो जेवर हवाई अड्डे का कार्य करेगी। एक और है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, जो कि अयोध्या में बनाया जाएगा, और इसके लिए बजट कितना है, 101 करोड़ रुपए। अयोध्या हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ हुआ था, ये देख लीजिए। काला नमक कैसा होता है, ये ऐसा, ये चावल होता है काला नमक। तो झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव के बाद मार्च 2021 में सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला चावल नमक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव बनाया था, लखनऊ में गुड़ महोत्सव बनाया था। अगर पूछ ले कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो झांसी में। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया था, लखनऊ में। या लखनऊ में कौन सा महोत्सव बनाया गया था, तो गुड़ महोत्सव। फिर है कि 3 दिवसीय चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो सिद्धार्थनगर में। इस चावल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल यानी सेल्फ अलायंस इंडिया और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत जो भी प्रोडक्ट हमारे सेलेक्ट किए गए हैं उनको एक जिला एक उत्पादन के रूप में बढ़ावा देना है। ठीक, अब जैसे कि काला नमक चावल है, तो इसको एक जिला एक उत्पादन के रूप में सब जगह बढ़ावा देना है। इसको लोकल फॉर वोकल यानी लोकल से इसको वोकल करना है। हमें इसको जो उसका क्षेत्र है वहां से बाहर निकालना है। इसीलिए इसको किससे जोड़ा गया है, सेल्फ अलायंस इंडिया और लोकल फॉर वोकल से। अंदर इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट डाले गए हैं वो एक जिला एक उत्पादन के रूप में जाने जाएंगे, उनको आगे उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। काला नमक चावल इस क्षेत्र में उगाया जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का एक जिला एक उत्पादक है। एक जिला एक उत्पादक का मतलब हुआ कि जो पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, अब जैसे कि इन्होंने बताया कि सिद्धार्थनगर में हो रहा है, तो इसको क्या करना है, ये जो एक जिला एक उत्पादक है इसको बढ़ाना है और इसको लोकल वहां से निकालकर आगे इसको जोड़ना है, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सकें। यह उच्च गुणवत्ता के चावल की किस्म है, मतलब ये हाई क्वालिटी का चावल होता है। इसकी भूसी काले रंग की होती है, इसीलिए इसका नाम काला चावल पड़ा। इस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। अगर पूछ लें कि महाप्रसाद किस चावल को कहा जाता है, तो हमारे वहाँ कई सारे चावल हैं, जैसे बासमती चावल हो गया बोल देंगे, या सफ़ेद चावल बोल देंगे, गोल्डन राइस या वाइट राइस, तो ये ब्लैक राइस का होता है। ठीक, बुद्ध का महाप्रसाद किसको कहा जाता है, काले चावल को कहा जाता है। यह न केवल सिद्धार्थनगर में उगाया जाता है बल्कि सामान्य कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों जैसे गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रीवास्ती आदि में भी ये चावल क्या है, उगाया जाता है। ठीक, अब है अर्जुन सहायक योजना, जो आज की हमारी लास्ट योजना है। इसको आप लोग देखिए, ये मार्च 2021 में ही लाई गई है। अर्जुन परियोजना जो है आपकी लहचूरा महोबा जिले में एक जगह है। लहचूरा बांध के निरीक्षण करते समय महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध का निरीक्षण करते समय इसकी घोषणा की गई है। ठीक, मतलब महोबा जिले में गए होंगे, लहचूरा बांध था उसको देख रहे होंगे, तो वहीं पर इन्होंने अर्जुन सहायक परियोजना की घोषणा कर दी है। यह योजना 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना है, यानी एरीगेशन प्रोजेक्ट है ये, एरीगेशन प्रोजेक्ट है ये। यह धनसान नदी पर बनाई जा रही है। नदी का नाम याद रखिएगा कि धनसान नदी कहाँ पर बहती है, महोबा में। और लहचूर बांध का निरीक्षण करते समय अर्जुन सहायक परियोजना को लॉन्च किया गया था। नदी कौन सी है, धसान नदी।
ठीक है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, हमीरपुर के 168 गांवों में, 168 गांव ये कहाँ के हैं? बांदा है, महोबा और हमीरपुर गांवों में इसको 1.5 लाख किसानों की सिंचाई के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे, मतलब कितने किसानों को लाभ मिलेगा? तो 1.5 लाख किसानों को। गांव कितने हैं? 168। इस परियोजना को पूरा करने के बाद लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। किसानों को इरिगेशन फैसिलिटी कितने में है? 1.5 लाख किसानों को। गांव कितने हैं? 168। और पेयजल मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर कितनों को मिलेगा? 4 लाख। इस परियोजना के तहत 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। धसान नदी बेतवा नदी की एक दाहिनी किनारे की सहायक नदी है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है कि जो बेतवा बहती है हमारी, बेतवा, ये बेतवा की कौन से किनारे पर बहती है? दाहिनी किनारे की सहायक नदी है। यह एमपी के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। धसान नदी कहाँ से निकल रही है? एमपी के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 365 किलोमीटर। इस नदी को प्राचीन काल में दर्शाण के नाम से जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट है कि इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको जो है दर्शाण के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी को? धसान नदी को। धसान नदी जो है बेतवा की दाहिनी नदी है, यानी राइट हैंड साइड की नदी है। यह एमपी के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। लंबाई 365 है। यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन निकलेगा आपका। इस नदी को प्राचीन काल में दर्शना के नाम से जाना जाता था। ठीक है गाइस, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। कल हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे अपने सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, सितंबर 2020 का। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ लगता है, डेटा में प्रॉब्लम लगता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर और डिसलाइक सब जरूर करिएगा, जिससे हम लोगों को पता चलता रहे कि हमें और कैसा इम्प्रूवमेंट करना है इन क्लासेस के लिए। ओके गाइज, थैंक यू।